हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। आइए आप लोग को ये जो सी टेट KVS या फिर और भी टेट के लिए एग्ज़ामों के लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, ठीक है। आप लोग देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है और एग्ज़ाम में यहाँ से आएंगे ही आएंगे। तो देखिए, आप लोग को नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट स्टार्ट करते हैं। निम्न में से कौन से सीखने की सही स्तर है? तो आप लोग बताइए। तथ्य, ज्ञान प्राप्त करना, सूचना, बोध या फिर प्रज्ञान। फिर दूसरा है तथ्य, सूचना, बोध, ज्ञान प्राप्त करना, प्रज्ञान। फिर आप लोग आइए, तथ्य, सूचना, ज्ञान प्राप्त करना, फिर बोध, फिर क्या आएगा आप लोग का? प्रज्ञान आएगा। या फिर तथ्य, बोध, सूचना, या फिर ज्ञान प्राप्त करना, या फिर प्रज्ञान। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आप लोग का तथ्य, सूचना, फिर क्या करेगा? ज्ञान प्राप्त करेगा, फिर बोध होगा, तब फिर क्या होगा? प्रज्ञान होगा। ठीक है, तो आप लोग ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट आइए, आप लोग को परिपक्वता इत्यादि से व्यवहार में उत्पन्न परिवर्तन को भी अधिगम कहा जाता है। ये आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए कि सच में कहा जाता है या नहीं कहा जाता है, या निश्चित है, या फिर कभी कभी कहा जा सकता है। ठीक है, आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। चिंतन क्या है? प्रतीकों का प्रयोग है, भाषा का प्रयोग है, या फिर प्रात्यक्षिक परीक्षा प्रतिक्रिया है, या फिर संप्रत्य अधिगम है। तो चिंतन क्या है आप लोग का? प्रतीकों का क्या है? प्रयोग है। ठीक है, नेक्स्ट आइए, अप्रत्यय पथ समस्याओं का उपयोग किस श्रेणी के प्रयोज्यों के लिए किया गया है? तो प्रौढ़ों के लिए किया गया है, ये याद रखिएगा, अप्रत्यय पथ समस्याओं का उपयोग। ठीक है, नेक्स्ट आइए, समस्या के अचानक समाधान की वकालत करने वाले सिद्धांत का नाम क्या है? देखिए, आप लोग को थ्योरी में बताया जा चुका है कि समस्या के अचानक, और मैं भी बताया हूँ वैसे भी, कि समस्या के अचानक जो समाधान मिल जाता है तो उसको क्या बोलते हैं? सूझ बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सूझ बोला जाता है। अब ये जो सूझ का सिद्धांत है वो किसने दिया था? इसी को बोलते हैं अंतर्दृष्टि। क्या बोलते हैं? अंतर्दृष्टि या फिर सूझ का सिद्धांत बोलते हैं। ये किसके द्वारा दिया गया था? अंतर्दृष्टि या सूझ का सिद्धांत आप लोग का दिया गया था। किसके द्वारा दिया गया था? तो आप लोग को कोहलर के द्वारा दिया गया था। किस पे प्रयोग किया था? यह अंतर्दृष्टि और आप लोग का सूझ का सिद्धांत जो दिया गया था, किसके द्वारा दिया गया था? कोहलर के द्वारा दिया गया था। ठीक है, जो कि सुल्तान नामक बनमानुष पे किया गया था। बनमानुष या फिर बोल सकते हैं क्या उसको? चिंपांजी भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो ये याद रखिएगा कि अंतर्दृष्टि या सूझ का सिद्धांत किसने दिया था, और ये कोहलर कौन से बनमानुष पे? तो सुल्तान नामक बनमानुष पे। ये सब चीज़ें आपको आ सकती हैं वहाँ पे। तो सूझ का मतलब यही हो गया कि अचानक से क्या होता था? समाधान मिल जाता था। इन्हीं जैसे इस बॉक्स में एक मतलब, या फिर बोल सकते हैं ये कोई घर में क्या था, एक मतलब कि चिंपांजी को रख दिया गया, यहाँ पे बहुत सारे बक्से रख दिए गए 2-4, और केले को मतलब कि ऊपर टांग दिया गया, क्योंकि केला जो है चिंपांजी को बहुत ही पसंद आता है, सबसे ज़्यादा पसंद पड़ता है, इसीलिए अब चिंपांजी को भूख लगी थी। अब इतना ऊपर था कि चिंपांजी डायरेक्ट नीचे से ऊपर मतलब कि ये केला को नहीं पहुंच पाता था। तो उसी से ये बॉक्स को क्या किया, उसको एक अचानक से सूझ आया कि अगर बॉक्स को इसके सामने रख दिया जाए, केले के सामने, और उस बॉक्स पे चढ़ जाया जाए तो उसके बाद आसानी से प्राप्त किया जा सकता है। तो वो जो था बनमानुष जो था वही काम किया और फिर केले को प्राप्त कर लिया। इसी को बोलते हैं सूझ का सिद्धांत। ठीक है, क्या बोलते हैं उसको? सूझ का सिद्धांत बोलते हैं। फिर आप लोग आइए, प्रयत्न एवं भूल। यहाँ पे प्रत्यक्ष एवं भूल का सिद्धांत दे दिया, गलती दे दिया। प्रयत्न एवं भूल का सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया था? तो ये थॉर्नडाइक के द्वारा दिया गया था। ये याद रखिएगा, थॉर्नडाइक के द्वारा दिया गया था प्रयत्न एवं भूल का सिद्धांत। किस पे किया था? तो ये बिल्ली पे प्रयोग किया था। ठीक है, शास्त्रीय अनुबंधन सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया है? शास्त्रीय अनुबंधन सिद्धांत इसको बोलते हैं, शास्त्रीय अनुबंधन सिद्धांत बोलते हैं। ठीक है, तो ये याद रखिएगा आप लोग, ये पावलोव के द्वारा दिया गया था, जो कि कुत्ता पे किया गया था प्रयोग। ये सब चीज़ें ध्यान में रखिएगा। ठीक है, अब आइए नेक्स्ट, संवेदना ज्ञान की पहली सीढ़ी है। यह कथन मानसिक विकास है, शारीरिक विकास है, या ध्यान विकास है, या फिर भाषा विकास है? तो संवेदना ज्ञान की पहली सीढ़ी है, यह बोल सकते हैं मानसिक विकास है। ठीक है, नेक्स्ट, व्यक्तिगत भेद में हम पाते हैं कि क्या पाते हैं? विचलनशीलता, प्रतिमानता, या फिर ए और बी दोनों, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो व्यक्तिगत भेद में हम मानते हैं आप लोग का ए और बी दोनों, विचलनशीलता भी होता है, प्रतिमानता भी होती है। देखिए, मेरेडिथ के अध्ययन के आधार पर कहा गया जाता है कि
कहा जा सकता है कि सामान्य रूप से उन परिवारों के बालक डैश होते हैं जो सामाजिक स्तर के उच्च होते हैं, कम स्वस्थ एवं विकसित, या फिर अधिक स्वस्थ एवं विकसित, या फिर अधिक स्वस्थ एवं कम विकसित, या फिर स्वस्थ नहीं पर विकसित। तो मेरिडिथ के अनुसार सामान्य रूप से उन परिवारों के बालक क्या होते हैं, अधिक स्वस्थ एवं विकसित होते हैं जो सामाजिक स्तर से उच्च होते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट आइए आप लोग, कैटल द्वारा विश्लेषित किया गया व्यक्तित्व शिक्षणशील गुण की संख्या कितनी है। तो आप लोग को 16 पीएफ की बात किया था मैंने, और वीडियो में मैंने बोला था कि 16 पीएफ का मतलब क्या होता है। तो पर्सनालिटी फैक्टर होता है, जो कि कैटल के द्वारा ही दिया गया था। क्या होता था, पर्सनालिटी फैक्टर होता है ये, ठीक है, ये याद रखिएगा, पर्सनालिटी फैक्टर जो 16 इसको में होता है, ठीक है। नेक्स्ट आइए, मुर्रे के एक प्रशिक्षण की रचना करके इतिहास रच दिया, वह क्या है। मुर्रे, ये आप लोग को थ्योरी वगैरह में बताया जा चुका है, और ये फिर इम्पोर्टेंट ये जो सिद्धांत वगैरह बताया गया था उसको मैं आप लोग को बताया गया था। मुर्रे का सिद्धांत वगैरह जो था प्रशिक्षण का, ये क्या होता है आप लोग देखिए, ये होता है आप लोग का विषय आत्मबोधन परीक्षण। क्या होता है, इसका सही आंसर हो जाएगा विषय आत्मबोधन परीक्षण। इसका जो शॉर्ट फॉर्म में था TAT था, ठीक है। क्या था, थेमेटिक ए परसेप्शन टेस्ट था। ये जो मर्रे या फिर मुर्रे या मॉर्गन या मुर्रे के द्वारा दिया गया था, ये याद रखिएगा। और फिर आप लोग का ये जो स्याही धब्बा बोल सकते हैं, IBT, इसको इंक ब्लॉट टेस्ट बोलते हैं, ये किसके द्वारा दिया गया था। ये आप लोग का हरमन रोडसा के द्वारा दिया गया था। ये याद रखिएगा, किसके द्वारा दिया गया था, रोडसा के द्वारा दिया गया था, हरमन रोडसा बोल सकते हैं। वाक्य पूर्ति परीक्षण जिसको बोलते हैं SCT, सेंटेंस कंप्लीट टेस्ट बोलते हैं, ये किसके द्वारा दिया गया था। ये आप लोग को दिया गया था टेंडलर, पाइने और टेंडलर के द्वारा दिया गया था। तो ये सब याद रखिएगा, ठीक है। ठीक है दोस्तों, तो ये सब आप लोग ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट आइए, व्यवहारिक बुद्धि को क्या कहा जाता है। व्यवहारिक बुद्धि को कहा जाता है मूर्त बुद्धि, या फिर अमूर्त बुद्धि, या संज्ञानात्मक बुद्धि, या फिर बोल सकते हैं सामाजिक बुद्धि। तो व्यवहारिक बुद्धि को क्या बोला जा सकता है, ये आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए कि सामाजिक बुद्धि बोला जाता है या फिर मूर्त बुद्धि बोला जाता है। बुद्धि के त्रिआयामी सिद्धांत के अनुसार बुद्धि के कारकों की संख्या कितनी होती है। तो देखिए, आप लोग कमेंट बॉक्स में सबसे पहले ये बताइए कि बुद्धि के त्रिआयामी सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया है बुद्धि का, ठीक है। इसकी संख्या कितनी होती है, तो 120 होती है। आप लोग को सब बताया गया है। ऐसे में एक त्रि और द्विकारक जो सिद्धांत दिया गया था बुद्धि का, ये आप लोग का किसके द्वारा दिया गया था, ये आप लोग का स्पीयरमैन के द्वारा दिया गया था, स्पीयरमैन के द्वारा दिया गया था, ठीक है। लेकिन बुद्धि का त्रिआयामी सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया था, आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। परिवेश की वस्तु जिसे प्राणी प्राप्त करने का प्रयास करता है कही जाती है, क्या कही जाती है, प्रबलन, प्रेरक, या उद्दीपक, या फिर प्रलोभन। तो परिवेश की वस्तु जिसे प्राणी प्राप्त करने का प्रयास करता है उसको उद्दीपक बोलते हैं, ठीक है। अगर वीडियो को अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर दीजिए, ठीक है। देखिए, प्रतिभावान बालकों की पहचान करने के लिए हमें सबसे अधिक महत्व क्या है। अभिभावकों को मत देना चाहिए, या फिर वस्तुनिष्ठ परीक्षणों के परिणाम को देना चाहिए, या फिर शिक्षक का निर्णय देना चाहिए, या फिर समुदाय के विचारों को देना चाहिए। तो देखिए, प्रतिभावान जो बच्चे हैं उसको पहचान करने के लिए वस्तुनिष्ठ परीक्षणों के परिणाम को देना चाहिए, ठीक है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट आइए, निम्न में से कौन सा तनाव को कम करने का अप्रत्यक्ष ढंग है। तनाव को कम करने का क्या अप्रत्यक्ष ढंग है, तो इसका है उदात्तीकरण है। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सी डिसलेक्सिया की विशेषता नहीं है। यहाँ पे ऑप्शन दे दिया, डिसलेक्सिया की विशेषता नहीं है। वाचन परिशुद्धता, गति का बोध की समस्या, सीधे या उल्टे हाथ के प्रयोग के संबंध में निश्चय, लिखने की गतिविधि, या फिर छपे हुए शब्दों की सीखने या फिर याद करने की कठिनाइयाँ। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, सीधे या उल्टे हाथों के प्रयोग के संबंध में निश्चय। नेक्स्ट आइए, सशक्त अभिप्रेरणा सीखने का प्रभावशाली घटक है किसका। इसके बालक स्वस्थ रहता है, या फिर ध्यान करता है, या फिर शीघ्र सीखता है, या फिर बोल सकते हैं प्रसन्न रहता है। जो सशक्त अभिप्रेरणा सीखने का प्रभावशाली जो घटक है वो उसको बोल सकते हैं शीघ्र सीखता है, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट आइए, हस्तशिल्प की शिक्षा दी जानी चाहिए।
मंद बुद्धि बालकों को या पिछड़े बालकों को या फिर सामान्य बालकों को या फिर बोल सकते हैं प्रखर बुद्धि बालकों को। तो हस्तशिल्प जो शिक्षा देनी चाहिए वो आप लोग को मंद बुद्धि बालकों को देनी चाहिए। आप लोग को थ्योरी वगैरह में बताया कि मंद बुद्धि बालक मतलब कि पिछड़े बालक कौन होते हैं, मंद बुद्धि बालक कौन होते हैं, ठीक है, या फिर प्रतिभाशाली बालक कौन होते हैं, सब वीडियो में डाला जा चुका है, जाके देख सकते हैं आप लोग। छात्रों में चोरी करने की आदत को कैसे दूर किया जा सकता है? तो छात्रों में चोरी करने की आदत को कैसे दूर किया जाता है, उदाहरण देकर इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, यह अनुसंधान जो सामाजिक समस्या से संबंधित होता है तथा विद्यालय की जनशक्ति के द्वारा विद्यालय में क्रियाकलापों के सुधार हेतु संचालित किया जाता है, डैश कहलाता है, क्या कहलाता है? क्रियात्मक अनुसंधान कहलाता है। नेक्स्ट है, ये उपलब्धि परीक्षण दिए जा सकते हैं 4 प्रकार से, ठीक है, ये आप लोग को डायरेक्ट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। बालकों में मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा, जिसको निःशुल्क बोल सकते हैं, और अनिवार्य शिक्षा जो दिया गया था आरटी 2009 के में लागू कब किया गया था? जो आरटीई होता है, ये आप लोग का आरटीई राइट टू एजुकेशन, ये आप लोग को कब दिया गया, मतलब लागू कब हुआ था? आरटीई 2009 तो बोला गया है, लेकिन लागू कब हुआ था ये आप लोग को लागू याद रखना है कि 1 अप्रैल 2009 को या फिर 1 अप्रैल 2010 को या फिर 1 नवंबर 2009 को या फिर 1 नवंबर 2010 को। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1 अप्रैल 2010 को क्या किया गया था? ये जो है आरटी 2009 एक्ट जो है लागू किया गया था, शिक्षा का अधिकार अधिनियम बोल सकते हैं, ठीक है। जैसे इसका जो मंजूरी मिला था राष्ट्रपति के द्वारा, ये आप लोग को मंजूरी मिला था 26 अगस्त बोल सकते हैं, 26 अगस्त 2009 को मंजूरी मिल गया था और लागू किया गया था 1 अप्रैल 2010 को। इसी में बताया गया था कि जो प्राइमरी जो छात्र और शिक्षक का जो अनुपात होना चाहिए, कितना होना चाहिए? 30:1 होना चाहिए, ठीक है। यहाँ पे छात्र और स्टूडेंट और टीचर की बात करेगा, अगर टीचर और स्टूडेंट की बात करेगा तो ये आप लोग का रेशियो क्या होगा? उलट जाएगा 1:30 का, ठीक है। ये प्राइमरी लेवल पे होगा, प्राइमरी लेवल पे बोला गया था। और इसी में बोला गया था कि 45 आवर्स कम से कम पढ़ाया जाना चाहिए, आप लोग ध्यान में रखिएगा। 45 आवर्स मतलब कि बच्चों को पढ़ाना चाहिए सप्ताह में, कितने? सप्ताह में, ठीक है। और उच्च प्राथमिक जो स्तर पे जो शिक्षक छात्र का अनुपात अगर पूछ दिया था, ये तो प्राइमरी स्तर पर हो गया। अगर उच्च प्राइमरी स्तर पर बोल दिया जाएगा, उच्च प्राइमरी स्तर की बात करें जहाँ पे बोल सकते हैं 6 to 8 वाली बात करेगा, ठीक है, तो ये छात्र और शिक्षक का अनुपात जो हो जाएगा 35:1 पे होगा, कितना? 35:1 पे होगा, ठीक है। इसको में जैसे ही आप लोग का 150 से ऊपर बच्चा हुआ मतलब कि प्राथमिक स्तर पे, ये आप लोग का 1 प्रधानाध्यापक होगा और फिर 5 शिक्षक की आवश्यकता पड़ेगा आप लोग को, ठीक है। 150 से ऊपर जैसी बालक होगा उसको में 1 प्रिंसिपल होगा, मतलब हेडमास्टर बोल सकते हैं, और 5 शिक्षक की आवश्यकता पड़ेगा। लेकिन उच्च प्राथमिक स्तर पे क्या होगा कि आप लोग का 100 से ज़्यादा होगा, अगर 100 स्टूडेंट से 100 बच्चा से ज़्यादा होगा तो क्या होगा? 1 प्रधानाध्यापक चाहिए ही चाहिए, ठीक है। प्राथमिक स्तर पर जो शिक्षा प्रतिदिन कितना होना चाहिए? 4 घंटे का होना चाहिए, ठीक है। 4 आवर्स का प्रतिदिन, किस पे? प्राइमरी लेवल पे, क्या? प्राइमरी लेवल पे। अगर उच्च प्राइमरी की बात करें, ठीक है, 6 to 8 वाली की बात करें तो उसको में कितना? 4.5 घंटा कम से कम पढ़ाना होगा उस सबको। तो ये सब ध्यान में रखिएगा, कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें था आरटी 2009 से रिलेटेड, ठीक है। अब आइए नेक्स्ट, एनसीएफ 2005 में कला शिक्षा को विद्यालय में जोड़ने का उद्देश्य क्या था? एनसीएफ 2005 में कला शिक्षा को विद्यालय में जोड़ने का मेन उद्देश्य क्या था? सांस्कृतिक विरासत की प्रशंसा करना, छात्रों के व्यक्तित्व और मानसिक स्वास्थ्य को विकसित करना। केवल ए सही है, तो ये तो केवल वाला ये सही गलत है, ए और बी दोनों सही है, तो बिल्कुल सही बात है, ए और बी दोनों सही है, ठीक है। एनसीएफ 2005 का जो क्या था, जो प्रमुख सूत्र था उसको बोल सकते हैं वर्डन, मतलब कि बिना भार का शिक्षा बोल सकते हैं, बिना भार के शिक्षा, ठीक है, यही था इसका मेन सूत्र था। तो ये ध्यान में रखिएगा, कभी पूछ सकते हैं। लर्निंग विदाउट वर्डन, ठीक है, लर्निंग विदाउट बर्डन बोल सकते हैं। इसी में बोला गया था कि जो एनसीएफ 2005 था, एनसीएफ 2005 में बोला गया था कि पाठ्य वस्तु को मतलब कि केंद्रित न रहा जाए, ठीक है, पाठ्य पुस्तक केंद्रित न रहा जाए। और फिर इसको में बोला था कि राष्ट्रीय महत्व के बिंदुओं को पाठ्यक्रम में शामिल करना, स्कूल के बाहरी जीवन को ज्ञान से जोड़ना, ठीक है, परीक्षा को अधिक लचीला और फिर कक्षा जीवन में स्वीकृति करना, पढ़ाई को रटन प्रणाली से मुक्त करना। ये सब आप लोग का एनसीएफ 2005 में
अगर और डिटेल से जानना चाहते हैं तो आप लोग जाके वीडियो में देख सकते हैं, सारा थ्योरी बताया जा चुका है। RT 2009, फिर NCA 2005 और फिर NEP 2020 की बात करेगा, ठीक है। ये आप लोग को सारा बताया जा चुका है। अब नेक्स्ट आइए, जब बालक की परीक्षा द्वारा मापी हुई योग्यता के सही मूल्यांकन में स्थायित्व होता है तब परीक्षा को डैश कहते हैं। क्या कहते हैं? डैश विश्वसनीयता होता है, ठीक है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट आइए, डैश में मापन की भूमिका सब सीखी हुई कुशलताओं में निष्पादन का एक संपूर्ण अवलोकन देती है। क्या? निर्माणात्मक मूल्यांकन या फिर योगात्मक मूल्यांकन या फिर निदानात्मक मूल्यांकन या फिर इनमें से कोई नहीं। तो ये योगात्मक मूल्यांकन जो है, योगात्मक मूल्यांकन में मापन की भूमिका सब सीखी हुई कुशलताओं में निष्पादन का एक संपूर्ण अवलोकन देती है। नेक्स्ट है, यह मनुष्य जीवन का आरंभ मूलतः घटित है। मनुष्य जीवन का आरंभ जो है मूलतः घटित है 2 कोष में, केवल 1 कोष में या फिर कई कोष में या फिर कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा केवल 1 कोष में ही। नेक्स्ट आइए, शैशवावस्था की विशेषता नहीं है। कौन सी विशेषता नहीं है शैशवावस्था की? आप लोग को बताया जा चुका है। जिन पियाजे का अगर और फिर चीज़ें और आप लोग को एक वीडियो डाला हुआ है, ठीक है, शैशवावस्था और बाल्यावस्था और फिर किशोरावस्था के बारे में आप लोग देख सकते हैं जाकर। शारीरिक विकास की तीव्रता होती है इसमें कि नहीं होती है? बिल्कुल होती है। दूसरों पर निर्भर रहता है? बिल्कुल रहता है। शैशवावस्था में खुद पर निर्भर कैसे रह सकता है? नैतिकता का होना और मानसिक विकास में तीव्रता, तो ये सब चीज़ें होता है, A, B, D होता है, लेकिन नैतिकता का होना ये आप लोग का विशेषता नहीं है, ठीक है। क्या है? ये आप लोग का विशेषता नहीं बोल सकते हैं, ठीक। मतलब कि दूसरों पे निर्भर तो रहता ही है और नैतिकता उसमें नहीं आता है, ठीक है। नेक्स्ट है ये, गामक विकास में हमारा तात्पर्य मांसपेशियों के विकास से तथा पैरों के उचित उपयोग तथा डैश, तो शक्ति और गति के, ठीक है। नेक्स्ट आइए, 20वीं शताब्दी को बालक की शताब्दी कहा जाता है। यह परिभाषा किसके द्वारा दिया गया था? तो क्रो एंड क्रो के द्वारा दिया गया था, ठीक है। इस अवस्था को मिथ्यावस्था जिसको बोल सकते हैं, स्यूडो मैच्योरिटी का समय भी कहा जाता है। तो किस अवस्था को कहा जाता है? आप लोग बाल्यावस्था को कहा जाता है। किशोरावस्था को आंधी तूफान की अवस्था बोल सकते हैं, ठीक है। और ये किसके द्वारा बोला गया है कि आंधी तूफान की अवस्था है? तो आप लोग का स्टैनली हॉल के द्वारा है, ठीक है। तो ये सब चीज़ें आप लोग ध्यान में रखिएगा। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, 30 क्वेश्चन का सेट था। अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो आप लोग लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अपने दोस्तों में, मतलब कि लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर करते रहिए। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।